चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठे, ट्वीट भी नहीं किया। सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते, क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। कम से कम उस समय जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो कांग्रेस पार्टी को याद आना चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने का। एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले। वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए? गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना। नमस्कार, मेरा नाम है अरुणेंद्र और आप देख रहे हैं द लोकसभा की स्पेशल पेशकश संसद और संवाद, जहां हम दिन भर संसद में हुई कार्यवाही के से कुछ हिस्से निकालते हैं जो कि आप तक पहुंचाते हैं, जो कि दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। तो आज संसद और संवाद के इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जो एलओपी राज्यसभा खरगे अक्सर सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं, वही खरगे जी 25 मार्च की संसद की कार्यवाही में धनखड़ जी को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। हमने इसीलिए सोचा कि एक तो जितनी नॉलेज आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दूसरे कानून के बारे में, क्योंकि आप बहुत दिन वकालत करे, हम तो एक ही साल में वकालत छोड़ दी क्योंकि हमको जल्दी पॉलिटिक्स में ही जगह मिला, इसीलिए इधर आ गए। तो मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए, ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाए हैं, तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही आपको बुलाने के लिए मैं विनती किया था, क्योंकि जल्द से जल्द, नहीं तो रूमर्स इतना फैल रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट। प्लीज टेक योर सीट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज ऑन फ्लोर। नो, इन दिस हाउस व्हेन अ मेंबर इज ऑन फ्लोर, others will please observe silence. I am happy that we are giving a very good exemplification of our excellence. तो सर, इसीलिए हम ये चाहते थे कि आज आप बुलाइए। मैं समझा कि सुबह बुला रहे हैं, लेकिन आपने 4:30 का टाइम निर्धारित किया है, तो हम वहाँ आएंगे, अपने विचार रखेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो लेना चाहिए। और एक मुझे अच्छा नहीं लगा, हो सकता है दूसरों को, और आप सर हमको बगैर सुने, अगर आप उस जो भी यहाँ पर हुआ था एक घटना पहले, उसके बारे में जो आपने यहाँ पर एक विचार दे दिया या जो फैसला सुनवाया, तो वो मैं अगर हमको सुन के
उसके बाद अगर आप वो कोट करते थे तो जरा अच्छा था। बस मेरा कहना इतना ही। इसके बाद बारी आती है गृह मंत्री अमित शाह की। विषय था डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। गृह मंत्री ने बारी बारी से इस पर अपनी बात रखी। पीएम केयर फंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा उसे सुनकर विपक्षी नेताओं की माथे पर शिकन आ गई। जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है मान्यवर। अब जिन जिन लोगों ने जिक्र किया है वो जरा मुझे धैर्य से सुने, ऐसा मेरा उनको विनती है। मान्यवर, 2019 का कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में, और इसका हर भारतीय को गौरव होगा। पूरा संसार आज उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। मान्यवर, दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने करा। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की। कई ऐसे रोग हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उसका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल, 2-2 पीढ़ियां निकल गई। हमने एक ही 2 साल में टीका बनाया भी, 130 करोड़ लोगों को लगाया और 2-2 टीके लगाए। और टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में मान्यवर कहीं नहीं हुआ होगा। मान्यवर, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। कहीं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना है, आपका नंबर आते ही एसएमएस आ जाता था। टीका लगते ही आपका तबीयत ठीक है इसकी पृच्छा का एसएमएस आ जाता था, और दूसरे टीके का टाइम होते ही रिमाइंडर आ जाता था। मान्यवर, ये तभी संभव हुआ है जब ये हंसते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? पेट ही नहीं भरा, जान भी बची है, ये आज आपको स्वीकार करना। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें हो, कोई कह सकता है हमारे राज्य में टीका नहीं मिला। टीका तो हम सबको देते थे, लगाने में राजनीति होती थी, मोदी टीका कर कर लोगों को रोक रहे थे। और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठे, ट्वीट भी नहीं किया, जनता को गुमराह कर। हमने जब जनता कर्फ्यू निकाला, मखौल उड़ाते थे। थाली बजाकर जागरूकता लाने का काम किया, मखौल उड़ाते थे। दिया प्रगटाकर श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया, ईश्वर से मदद मांगकर हमारी लड़ने की क्षमता का वृद्धि करने का काम किया, हमारा मजाक उड़ाते थे। और अंत में क्या हुआ, जो मजाक उड़ाते थे वो खुद ही मजाक हो गए। मान्यवर, एक बात हुई पीएम केयर की, कि पीएम केयर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेर सारे आरोप लगाए। लगाने में तो अब एक कल्चर बना है, आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु मान्यवर, ये तो पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है। यहां आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब धैर्य से सुनिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना मान्यवर, और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था मान्यवर। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे मान्यवर। कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप। अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। मान्यवर, कोई पारदर्शिता नहीं थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए। Nothing will go on record. He is not yielding. No. Honorable Home Minister. मान्यवर, Not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. हाँ, मुझे सुनिए ना। मान्यवर, मैं गलत हूं तो कल लिखित रूप में आपको दे दूंगा, नहीं तो ऑथेंटिक कर लूंगा।
आप चिंता मत करिए। He not yielding. मान्यवर, जवाब बीच में देने की प्रथा है हमारी क्या? He is not yielding. Nothing will go on record. He is not yielding. No, he is not yielding. मान्यवर, वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि बैठा बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है भाई। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के 5 प्रमुख पद पर बैठे हुए मंत्री ही इसके अंदर काम करते हैं, पार्टी का कोई नहीं। अब देश की जनता तय करे कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया देखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पर ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान वो कांग्रेस को उनके पुराने कांडों को भी याद दिलाते रहे, जहां डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट हुआ था। मैन मेड डिजास्टर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें जो मैन मेड डिजास्टर है उसको जो है इसमें विशेष रूप से मिटिगेट करने के लिए किया गया है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को याद दिलाता हूं, उन्होंने कई गुण गाए अपने पार्टी के, उन्होंने ये किया, उनके पार्टी के नेता ने तो कर दिया था। आपको वो याद नहीं है? 2 सितंबर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोनेट महोदय यूनियन कार्बाइड, सरकारी रिकॉर्ड में 3787 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां डेथ हुई थी 16,000 से ज्यादा। सभापति महोदय, इसके अलावा जो नॉन फैटल इंजरी थी वो थी 5,58,125 और उसका खामियाजा वहां के लोग आज भी भोग रहे हैं। और ऐसे उसमें इन्होंने कम से कम उस समय जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो कांग्रेस पार्टी को याद आना चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने का, लेकिन उन्होंने 2005 में जब एक्ट बना शुरुआत इन्होंने क्रिएट किया 58 वर्ष बाद, इनको याद नहीं आया जहां। और उसके बाद जब गैस ट्रेजेडी हो गई तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वारेन एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया महोदय। और जब उसको भगा दिया, भगाने के बाद जो इंडियन थे साथ, उन पर केवल ट्रायल हो पाया और जून 2010 में 7 लोगों को मामूली सजा, 2 वर्ष की सजा और $2,000 का उनको फाइन किया गया। जहां हजारों लोग मरे वहां ये सजा 2 वर्ष की और $2,000 फाइन। तो ये जो है, ये पार्टी जो है उस समय इसको बताना चाहिए, लेकिन ये तो एंडरसन को बचाने में, और उसमें और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक। ये भी आपदा है महोदय।
जो यूपीए सरकार में आया करती थी। 26/11 हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नी कृष्णन मारे गए थे। महोदय, 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया, दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े नेता। और महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस अटैक में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा विषय। जी हाँ, तो ये हाँ आपदा बोल रहा हूं सर, तो ये भी जो है टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है। इसके बाद और भी कई सदस्यों ने बारी बारी अपनी बात रखी। राज्यसभा के लिए दिन शांतिपूर्ण था, बहुत ज्यादा नारेबाजी और विरोध देखने को नहीं मिला। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ मुद्दों को छोड़कर हंगामा काटने जैसा कोई वाकया नहीं हुआ। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 को विचार एवं पारित करने के लिए लाया गया था, जिस पर सदन में मौजूद सभी सदस्य अपना पक्ष और विरोध जता रहे थे। तभी बारी आई महाराष्ट्र से सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने की, जो कि शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हैं। उन्होंने पहले वित्त विधेयक पर बात की, फिर बीच में वो कुणाल कामरा वाले मुद्दे पर चले गए और अप्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक गांजा भूत उसे स्क्रिप्ट लिख के देता है और वहां मुंबई महाराष्ट्र में वो व्यक्ति जिसका ऊपर का कमरा खाली है वो उसे पढ़ के बौखला जाता है। जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम, इसने जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहां विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है, और इस राजनीति का टच कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए, जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या 2 लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। वहीं कंगना से संसद परिषद में पत्रकारों ने हैबिटेट सेंटर पर हुई कार्रवाई और कुणाल कामरा के ऊपर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, जो मेरे साथ गैरकानूनी तरीके से किया गया उस पर वो हंस रहे थे, उसका वो मजाक उड़ा रहे थे। देखिए और क्या कहा कंगना ने आगे। उनके बुलडोज भी हुआ बाद में, पहले वो आपका भी मजाक बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं,
उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी, कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इस तरीके से 25 मार्च को संसद में संवादों का दौर समाप्त हुआ। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि संसद और संवाद के इस एपिसोड का कौन सा हिस्सा दिलचस्प और मजेदार लगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।